फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर मानव तंत्र पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। अगर आप पिछले दो वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में देखेंगे कि रक्त क्या होता है और परिसंचरण तंत्र के या ये जो रक्त है ये किस प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले अभी शुरू करते हैं लेसन। रक्त के बारे में देखेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का अर्थ है दो ऊतकों के बीच में आदान प्रदान करने वाला ऊतक या दो ऊतकों को जोड़ने वाला संयोजन। संयोजन ऊतक क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक कहलाता है। ये पोषक तत्वों का आदान प्रदान भी करता रहता है। जो मानव में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अभी मैंने कहा था ये एक ऐसा ऊतक है जो दो ऊतकों या अंगों या कोशिकाओं के बीच में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता रहता है कोशिकाओं के बीच में, और साथ में ये अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन करता है। तो रक्त का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। रक्त का पीएच क्या कितना होता है? 7.4 होता है। ये फिक्स होता है कि रक्त का पीएच 7.4 है। अगर ये कम या ज़्यादा होता है तो उससे शरीर पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये लाल अस्थि मज्जा हमारे शरीर में जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ पाई जाती है उन हड्डियों के बीच में जो खोखला स्थान होता है, वो खोखला बिल्कुल जो जगह होती है वो नाजुक होती है, उसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। यहाँ पे क्या है? रक्त का निर्माण होता है। जबकि भ्रूण अवस्था में तथा नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। ये प्लीहा नवजात शिशु या जब भ्रूण गर्भ में होता है तो उस समय होता है। ये प्लीहा बालक के जामा से होता है, उसके ऊपर की साइड होता है। रुधिर के बारे में अब देखते हैं कि रुधिर किन भागों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, चार नाम दिए हुए हैं इधर: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये समझने के लिए सबसे पहले ऐसे समझिए कि अगर रक्त को दो भागों में बांटा जाए, या फिर ऐसे देखिए कि रक्त को अगर किसी पात्र में छाना जाए, जैसे हम चाय को छानते हैं, तो जो छलनी के अंदर भाग रहता है, छलनी के अंदर जैसे चाय पत्ती रहती है ठोस भाग, वैसे ही इस रक्त के को छाना जाए तो छलनी के अंदर जो ठोस भाग रहेगा और जो नीचे छन जाएगा तरल पदार्थ क्या है? प्लाज्मा है। और जो ये ठोस पदार्थ रहा है वो क्या है? ये कणिकाएं हैं तीन प्रकार की। वो क्या है? कणिका है। और कणिकाओं को फिर तीन प्रकार में बांटा गया है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? प्लाज्मा होता है रक्त के अंदर 55%, और ये कणिकाएं होती है रक्त के अंदर 45%। तो हम कह सकते हैं रक्त को दो भाग मिलकर बनाते हैं। प्लाज्मा 55% मिलकर बनाता है और कणिकाएं 45% मिलकर बनाती है। तो अब इन दोनों के अंदर, प्लाज्मा के अंदर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर भी 90% क्या होता है? जल होता है, और इसके अंदर कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है: लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं, विषाणु या प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम भी विस्तार से पढ़ेंगे। रुधिर कोशिकाओं के प्रकार। लाल रुधिर कणिकाएं। कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कि आरबीसी के अंदर कौन सा एक प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस प्रोटीन के कारण क्या है? पूरे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा कार्य क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन के कार्य के अंदर सहयोग करता है। ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है। इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। लगभग ये इनका अगर निर्माण होता है तो 120 दिन तक ये कार्य करते हैं, उसके बाद में ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसका चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, रेड ब्लड सेल्स। सफेद रक्त कणिकाएं, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इनको इसीलिए या हमारे शरीर की सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी रोगाणु हैं उनसे लड़ने का कार्य कौन करती है? सफेद रुधिर कणिकाएं। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? ये रंगहीन ही होती है। अगला है प्लेटलेट। ये क्या है? इसका जीवन मात्र कितने दिन होता है? 10 दिन का होता है। ये कोशिकाएं हैं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। जब हमारे चोट लग जाती है तो जो ब्लड
का क्या है प्रवाह होता है वो अपने आप रुक जाता है या फिर जम जाता है, तो वो जमना क्या कहलाता है? रक्त का थक्का जमना। विषाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। प्रकार, अभी रक्त के बारे में देखते हैं। रक्त के आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन या प्रोटीन के आधार पर रक्त के को 4 समूहों में बांटा गया है। कि कोरलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। उसने देखा था कि कुछ व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर क्या है, इसके ऊपर ए नामक प्रोटीन पाया जाता है। ए नामक प्रोटीन पाए जाने के कारण उसके ग्रुप का क्या नाम रख दिया कि ये ए ब्लड ग्रुप का है। और कुछ व्यक्तियों के देखा कि उनके आरबीसी की सतह पर बी प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए उसका क्या नाम रख दिया कि ये बी ग्रुप का है। और जिन व्यक्तियों के ब्लड की आरबीसी पर दोनों ही प्रोटीन पाए गए ए और बी, तो उनको कौन से ग्रुप में कहा गया कि ए बी ग्रुप का है। जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर कोई भी प्रोटीन नहीं पाया गया तो उनको जीरो या फिर ओ कहा गया। इसलिए जिन व्यक्तियों के आरबीसी पर जो प्रोटीन पाया गया था कि 2 प्रकार के प्रोटीन थे और ए और बी, ए और बी के आधार पर 4 ग्रुप बनाए गए। जिनके ए पाया गया उनको ए ग्रुप में कहा गया, जिनके बी प्रोटीन पाया गया उसको बी ग्रुप में, अगर दोनों पाए गए थे तो उनको ए बी ग्रुप के अंदर, और जिनके ग्रुप में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया गया उनको क्या क्या कहा गया कि ये ओ ग्रुप के हैं। अभी ए बी के अलावा आरबीसी पर एक और प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है या प्रतिजन पाया जाता है जिसे आरएच प्रतिजन कहते हैं। इसकी खोज भी कोरलैंड ने की थी। वो कैसे की थी कि अगर हम जैसे भी कहते हैं ना कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, या इसका ब्लड ग्रुप ऋणात्मक है धनात्मक है, वो कैसे होता है कि जिन ब्लड ग्रुप में जिनकी आरबीसी पर आर एच प्रोटीन पाया जाता है तो वो क्या है पॉजिटिव ग्रुप के हैं। या मान लीजिए इस एक ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की किसी के आर एच पाया जाता है कारक या प्रोटीन, तो उसको क्या कहा गया कि ये ए पॉजिटिव है। जिनके नहीं पाया जाता उसको ऋणात्मक या आर एच नेगेटिव या उस ब्लड ग्रुप का नेगेटिव कहा जाता है। देखते हैं रक्त के कार्य। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना किसका कार्य है? रक्त का। पोषक तत्वों को अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। और शरीर का ताप भी नियंत्रित रखता है। कौन? रक्त। आवश्यकता अनुसार हार्मोन का परिवहन करना, हार्मोन्स का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। शरीर का पीएच कौन नियंत्रित रखता है? रक्त रखता है। अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना या बाहर करना का सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है? रक्त ही करता है। तो ये थे रक्त के कार्य। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक तत्वों को अंगों तक पहुंचाना, शरीर का ताप नियंत्रित करना और आवश्यकता अनुसार हार्मोन्स का परिवहन करना, शरीर के पीएच को नियंत्रित करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, ये सभी थे रक्त के कार्य। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है। रक्त परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का क्या है? संयोजन है, जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थों आदि का परिवहन करता है। कि हार्मोन्स का, पोषक तत्वों का, अपशिष्ट पदार्थों आदि का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है कि ये विभिन्न अंगों का संयोजन है, जो कोशिकाओं के मध्य पोषक तत्वों और हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें रक्त हृदय तथा हृदय से क्या होता है कि रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों से सम्मिलित होता है। इस परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होता है? हृदय आता है और रक्त वाहिनियाँ। इसके अलावा लसिका भी इस परिवहन का हिस्सा है। लसिका क्या होती है? कभी कभार हमारे शरीर की त्वचा पर कुछ चोट लग जाती है, त्वचा हट जाती है, तो उसके ऊपर एक बिल्कुल ही पतला सा पानी निकलने लग जाता है। और वो पानी क्या है, या फिर हमें ऐसे लगता है कि हड्डी बाहर निकल आई है, तो वो वाइट वाइट कलर के क्या होता है? लसिका होती है। लसिका गमन लसिका तंत्र पाया जाता है। ये पूरे शरीर में होते हैं। ये एक खुला तंत्र है। कौन सा? लसिका तंत्र। हृदय इस तंत्र का क्या है? केंद्र है, जो रक्त को नियंत्रण रक्त वाहिनियों में पंप करता है। अब देखते हैं इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि ये हृदय है और ये क्या है? फेफड़े हैं और ये अंगों में। हृदय होता कैसे वो देखते हैं। ये अभी मैंने थोड़ा चित्र बनाया था कि पेशी ऊतकों से बना मानव हृदय मसल या मांसपेशियों से बना है, खोखला होता है
और बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का एक ये अंग है। हृदय को 4 कोष्ठों या 4 भागों में बांटा गया है। ऊपरी 2 कक्ष छोटे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। ये वाले 2 भाग हैं जो, मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाले 2 भाग को क्या कहते हैं, इन 2 भागों को आलिंद कहते हैं। ये दायालिंद और ये बायां आलिंद। तथा निचले 2 कक्ष बड़े होते हैं। ये वाले कक्ष हैं जो, ये कक्ष क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको नीले कहा जाता है। हृदय अपनी एक धड़कन में 1 चक्कर पूरा करता है। कि ये ब्लड इस 1 चक्कर पूरा कैसे करता है वो भी देखेंगे कि ब्लड इसके अंदर पूरे के अंदर घूमता है। 4 कोष्ठों में जब पूरे अंदर घूमता है तो वो 1 चक्कर पूरा करता है। आलिंद वे, यहाँ पे अलिंद की जगह आलिंद आएगा, सॉरी। आलिंद वे नीले के संकुचन व शीतलन से हृदय रक्त को पंप करता है। कि कभी ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है और कभी फैल जाता है। तो संकुचन में शीतलन से हृदय रक्त को क्या करता है, पंप करता है। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है। सबसे पहले क्या है, जो रक्त है वो इस, मान लीजिए कि अंगों से, ये शरीर के सभी अंग हैं, इन अंगों से सबसे पहले इसके अंदर आता है, जिसको बोलते हैं दायां आलिंद। और दाएं आलिंद में आने के बाद में ये किस में जाता है, इस नीचे नीले के अंदर जाता है। और दाएं नीले के जाने के बाद में ये जाता है सारा ब्लड फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र के अंदर कि उसके अंदर कुपिकाएं होती है, और कुपिकाओं के अंदर क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो ये भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में लाया या आता है। तो शरीर के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और कोशिकाओं के अंदर ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। दाएं अलिंद में एकत्रित होने के पश्चात वालु के द्वारा दाएं नीले में प्रवेश करता है। कि जो अशुद्ध रक्त था कार्बन डाइऑक्साइड वाला, सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है, और दाएं अलिंद में आने के बाद में ये दाएं नीले में आता है, जहाँ पे क्या है, श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, अर्थात फेफड़ों में जाता है यहाँ से। और फेफड़ों में जाने के बाद में क्या होता है, वहाँ पे कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत किया जाता है। शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। फिर क्या है, ये जो है इधर ये फुफ्फुस शिराएं हैं, इनके द्वारा क्या है, फेफड़ों से रक्त आता है बाएं अलिंद के अंदर। अलिंद में प्रवेश करता है। नीले के संकुचन से महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में सभी अंगों तक भेजा जाता है। ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। इस चक्कर को हृदय चक्कर कहा जाता है। कि यहाँ से अंगों से, मान लीजिए अंगों से ब्लड क्या है, हृदय में आए, और फिर इस हृदय से क्या है, एक बार तो हृदय में आ गया, इस हृदय में आने के बाद में फिर क्या है, ये फेफड़ों में जाके शुद्ध हो, और शुद्ध होने के बाद में फिर ये क्या है, इस भाग में आए, बाएं अलिंद में आए, और बाएं अलिंद में आने के बाद में, नीले में आने के बाद में फिर क्या है, ये शरीर के अंगों तक जाए। तो पूरा यहाँ से आने से लेके यहाँ तक, और क्या है, शुद्ध होकर वापस अंगों तक जाने की प्रक्रिया। कि अंगों से आया हृदय में, और हृदय से गया फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर हृदय में आया, और हृदय से फिर अंगों तक आया। ये पूरा एक चक्कर कहलाता है। ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। इस चक्कर को हृदय चक्कर कहा जाता है। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। मैंने कुछ एक चित्र बनाया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने चित्र बनाया है। इसमें समझाने के लिए आपको मैं सबसे पहले समझा दूँ कि मान लीजिए कि ये हृदय के 4 भाग हैं। इन 4 भागों में क्या होता है, सबसे पहले ये दो ऊपर वाले, ये इधर वाले 2 ऊपर जो भाग हैं, इन भागों के अंदर क्या है, अलिंद नाम से जाना जाता है। ये वाले 2 भाग, ये दायां अलिंद हो गया और ये बायां अलिंद। देखिए इधर भी आप इस चित्र को देखिए, ये ऊपर वाले एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। वैसे ही 2 नीचे वाले भाग हैं, ये कौन से, इधर वाला दायां और इधर वाला बायां। ये है क्या, नीले है, ये बायां नीले और ये दायां नीले। अब ये 4 भाग आपको समझ आ गए। उनमें से सबसे पहले क्या होता है, इन 4 भागों के अंदर सबसे पहले इस भाग में ब्लड आता है। इसमें आने के बाद में फिर इस भाग में ब्लड जाता है, अर्थात दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाता है। फिर इसमें से होता हुआ सीधा क्या है, बाहर चला जाता है फेफड़ों में। इसके अंदर इन 2 डिब्बों के अंदर नहीं आता है, और फेफड़ों में से शुद्ध होकर फिर वापस इसके अंदर आता है, बाएं अलिंद के अंदर। बाएं अलिंद से वापस बाएं नीले में आता है। कि एक बार क्या है, आधे भाग में पहले आता है, फिर फेफड़ों में जाता है, फिर आधे भाग में आता है, और फिर फेफड़ों में जाता है। तो ये क्या है, इसका कार्यविधि है। तो अब इस चित्र की सहायता से हम देखते हैं। मान लीजिए कि
इसको हम क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे हैं अंग है, ये इतने इसमें हैं, ये हो गए अंग शरीर के। अब शरीर के अंग हैं तो इन शरीर के अंगों से क्या है ब्लड, शुद्ध ब्लड क्या है अपने इस रंग से बना लेते हैं। यहाँ से ब्लड जाएगा सीधा किस में जाएगा, महाशिराओं से। महाशिराएं क्या है, वाहिनियाँ हैं जो शुद्ध रक्त को लेकर किस में मिल जाती है, दाएं अलिंद में। देखिए मान लीजिए शरीर के अंगों से सीधा गया महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद के अंदर। ये देखिए ये तीर का निशान इधर ऐसे गया है और दाएं अलिंद में जाने के बाद में फिर यहाँ पे त्रिवलीय कपाट होते हैं। जब ये भर जाएगा तो ये कपाट खुल जाते हैं और ये कपाट खुलने के बाद में, ये कपाट खुलने के बाद में किस में आएंगे, दाएं नीले के अंदर। देखिए वाइट कलर के इस तीर का निशान है, ये तीर के निशान से होते हुए सबसे पहले क्या है अंग से आएंगे महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद के भर जाने के बाद में त्रिवलीय कपाट है। अर्थ कपाट कहने का अर्थ है कि द्वार या गेट। इस गेट खुलने के बाद में दाएं नीले में आ जाएंगे। अब क्या है अंगों से हृदय के अंदर आधे भाग में रक्त आ चुका है। वो रक्त कौन सा है, वो रक्त है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त तो इसके अंदर अंगों से क्या है हृदय के आधे भाग में आ गया। अब आधे भाग से दाएं नीले से देखिए ये वाइट कलर की ये जो तीर निशान जा रहे हैं, ये तीर के निशान किस में जा रहे हैं, इन फेफड़ों के अंदर। अब ये क्या है फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त लाया गया है। अशुद्ध है क्या, इसमें अशुद्ध रक्त के अंदर हम कहते हैं बार बार इसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के अंदर हमने यही पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपशिष्ट है, इसको त्यागने के लिए क्या है फेफड़ों के अंदर जाना पड़ता है। अब फेफड़ों के अंदर क्या है इस अशुद्ध रक्त को लेके चले गए हैं किसके द्वारा, ठोस धमनियों के द्वारा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। फेफड़ों के अंदर क्या है कुपिकाएं होती है, हमने श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा है, और कुपिकाओं के द्वारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रक्त के अंदर आदान प्रदान होता है। अब ऑक्सीजन को क्या है इस रक्त के अंदर भेज दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर चला जाएगा कुपिकाओं में, और कुपिकाओं से नासाद्वार द्वारा बाहर छोड़ दिया जाएगा। अब क्या है जो ऑक्सीजन मिल गया है, ऑक्सीजन मिलने के बाद में रक्त क्या आता है सीधा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में किस में प्रवेश करेगा, फुफ्फुस शिराओं से। इसमें देखिए वाइट कलर का फिर यहाँ पे एक निशान आया है। फिर प्रवेश करने के बाद में फिर वही कंडीशन सेम होगी, ये भरेगा, फिर यहाँ पे द्विवली कपाट खुलेगा, फिर किस में आएगा बाएं नीले के अंदर। बाएं नीले के अंदर आने के बाद में यहाँ पे शुद्ध रखते हैं और यहाँ पे क्या है शीतलन और संकुचन होगा, और उसके बाद में फिर ये तीर का निशान देखिए इधर से गया हुआ है और फिर वापस जाएगा महाधमनियों तक, और महाधमनियों से वापस किस में आएगा ब्लड, फिर आएगा अंगों में। देखिए ये देखिए यहाँ से अंगों से किस में गया, अंगों से गया सीधा ही हृदय में, और फिर हृदय से किस में गया सीधा गया फेफड़ों के अंदर इसके द्वारा, और फिर फेफड़ों से कहाँ पे गया सीधा गया फिर फेफड़ों से गया इस बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से नीले और नीले से फेफड़ों में। अर्थात एक बार जब हृदय धड़कता है तो ये पूरा चक्कर होता है अंग से हृदय, हृदय से फेफड़े और फेफड़ों से फिर हृदय और हृदय से फिर अंग। तो ये पूरा क्या है एक चक्कर है जो क्या कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था ये हृदय चक्कर कहलाता है। तो ये मैंने समझा दिया आपको कि हृदय चक्कर क्या होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र ये क्या होता है, परिसंचरण प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। देखिए ये अंग हैं, अंगों से पहले किस में गया हृदय में, फिर यहाँ से किस में गया फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से वापस किस में आया है फिर हृदय में, और फिर हृदय से किस में आया है अंगों में। तो रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, पहले शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त तथा फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है। शुद्ध रक्त बाएं नीले से महाधमनी द्वारा शरीर में वापस भेजा जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो सिंपल परिभाषा है, इस चित्र को देख के हम समझ सकते हैं। रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती है शरीर में रक्त का परिसंचरण, ये पूरा रक्त को ले जाने और आने जाने के लिए जिस मार्ग का उपयोग होता है परिसंचरण वाहिनी द्वारा होता है। इन वाहिनी द्वारा रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। क्या रक्त पहुंचता है कोशिकाओं तक इन वाहिनियों के द्वारा। ये वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है, कौन सी है, धमनी और शिराएं। आपको इनके बारे में बता दूं कि धमनी क्या होती है, धमनी की जो हम में से बोल सकते हैं इन वाहिनियों को पाइप बोल सकते हैं, जिसमें से रक्त आता है और जाता है। इन धमनियों की जो ये दीवारें होती है बाहर की, ये मोटी होती है और बीच में क्या है
ये पतले होते हैं, अर्थात इनके क्या है दबाव अधिक रहता है, इसलिए क्या है धमनियाँ की जो दीवारें हैं मोटी होती है और बीच में पतली होती है, इसलिए ये क्या है शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। आप अपने हाथ में देखना कि जो कहते हैं नब्ज, नब्ज क्या होती है धमनियाँ होती है। शिराओं की बात रही, शिराएँ क्या है जहाँ पे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जो नीले रंग की नाड़ियाँ आपके मुट्ठी बंद करोगे तो मुट्ठी के ऊपर की साइड में नीले रंग की नाड़ियाँ आ जाएगी और ये नाड़ियाँ क्या है शिराएँ हैं और ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अब देखिए जो ये नीले रंग की है शिराएँ वो क्या है, वो है अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली। जो लाल रंग की इधर दी हुई है ये क्या है धमनियाँ हैं, इसलिए आप समझ गए। ये लेसन हुआ कंप्लीट। वापस से इस लेसन को हम देख लेते हैं कि इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, ये संयोजक है और इसके साथ में हमने देखा कि ये किसका परिवहन का कार्य करता है। उसके बाद में रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु। फिर इनके प्रकारों के बारे में देखा कि ये क्या क्या कार्य करती हैं। उसके बाद में हमने देखा रक्त के प्रकार 4 ग्रुप में बांटे गए हैं, ए बी और ओ। इसके बाद में आर एच कारक के बारे में देखा। आर एच कारक के बारे में रक्त के कार्य दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कार्य। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है, ये हमने हृदय के अंदर देखा कि हृदय किस प्रकार बना हुआ है और ये कार्य किस प्रकार करता है, ये संरचना के बारे हमने समझा था। और इसके उपरांत हमने देखा था दोहरा परिसंचरण की परिभाषा और फिर रक्त वाहिनियाँ। आपका लेसन पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक करना मत भूलना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।